कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर हमला किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसानों की मेहनत पर बीजेपी और जेजेपी किसानों की मेहनत पर डाका डाल रही है। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि सरसों की एमएसपी 5,450 प्रति क्विंटल है और किसानों को महज 4,800 प्रति क्विंटल मिल रहा है। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए लिखा कि 56 क्विंटल आलू बेचने पर किसान को 1,000 रुपए मिले हैं। अन्नदाता के खून पसीने की कमाई कौड़ियों के भाव, किसानों की आय दोगुनी की बजाय बर्बादी दोगुनी। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंच प्रतिनिधियों के बीच ई टेंडरिंग को लेकर हुई बैठक खत्म हो गई है, जो कि बेनतीजा रही। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर समेण ने कहा कि इस बैठक में कोई हल नहीं निकला। बैठक के दौरान पंचायत मंत्री ई टेंडरिंग के फायदे गिनाते रहे और उन्होंने इसकी कमियां बताई। पंचायत मंत्री ने कहा कि फिलहाल उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। रणबीर समेण ने कहा कि बैठक के बेनतीजा रहने के बाद 1 मार्च को पंचकुला में इकट्ठा होने का फैसला लिया गया है, जहां से वो मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी पंचायत मंत्री से बात हुई लेकिन हमारी कोई सहमति नहीं हुई। हमारा आंदोलन जारी और जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोग्राम में कोई एजिटीज कोई बदलाव नहीं है। हम 1 तारीख को यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। पहले ये 2 बातों में सहमति नहीं हुई, आगे क्या बात करें? आपकी 2 ही बिंदुओं पे बात हुई, ये सबसे मेन है हमारी बातें। अगर इन पे सहमति बनती तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए सुने तो क्या कह रहे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। 10 से कोई बात भी कर सकते हैं आप मंत्री जी, दूसरे दौर की भी कोई बात? मंत्री जी ने तो बोली कि स्पष्ट मेरे हाथ में नहीं है कुछ। तो फिर किससे करेंगे मीटिंग? वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात। वो सरकार को देखना है, हमारा विरोध जारी है। सबसे पहले जो चर्चा हमारी शुरू हुई थी वो सबसे पहला हमारा वर्ड ये था भी आपने अपने शब्दों का जो सरपंचों के लिए प्रयोग किया है, जो चोर कहने का काम किया है, जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है और असहनीय असराहे काम आपके द्वारा किया गया है। और जींद के अंदर जो लाठीचार्ज हमारे सरपंचों पे, महिला सरपंचों पे किया गया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले सत्र की जो हमारी बातचीत की शुरुआत थी वो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई। उसके बाद में हमने आगे के कार्य मंत्री जी ने कहा भी 1 क्लिप दिखा दो, हमने कहा 100 क्लिप दिखा देंगे। उसके बाद मतलब वो उस चीज़ से असहज नजर आए, परंतु हमने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का काम किया क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें चोर या चला हुआ कारतूस बता रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम लोग सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पंचायत मंत्री और सरपंचों की बैठक के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंच पिछले दिनों से फोन करके हल निकालने को कह रहे थे। उनकी तरफ से 10 मांगे रखी गई थी, जिसे लेकर उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। पंचायत मंत्री ने सभी से अनुरोध किया है कि जनहित में लिए गए फैसले में सहयोग की अपील की गई है। ई टेंडरिंग वापस लेने के सवाल पर देवेंद्र बबली ने कहा कि यह फैसला सरकार का रहेगा, जिस पर मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात करेंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी भी सरपंच के मान को ठेस नहीं पहुंचाई है। मैंने इनको आश्वासन दिया है भाई ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। इनकी जो मांग पत्र था उसको हमने ले लिया है और इसमें अभी सरकार के साथ इस पर चर्चा करके इसमें जो इनकी 9 मांगे हैं, वैसे तो टोटल 2 मांग पत्र आए थे मेरे पास, एक में 14 मांग थी, एक में 9 मांग थी, तो उनमें से मिला के 19 मांगे टोटल इन्होंने। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी पड़ी थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की है। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, को अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली पंचायत विकास मंत्री बना है, उसको चला रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी कर दी है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आभार जताया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि होली से पहले किसान भाइयों के खातों में पीएम किसान की 13वीं किश्त भेजने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। सीएम ने आगे लिखा कि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पैसा जाने के कारण हरियाणा के किसानों को भ्रमित कर उनके हकों पर डाका डालने वाले लोग निष्प्रभावी हो चुके हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी कर दी है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आभार जताया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त के रूप में देश के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। जेपी दलाल ने आगे लिखा कि हरियाणा प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त जारी की गई है। देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खाते में जारी की गई। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि केंद्र में किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं, इनसे देश और प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के तहत जिले में 48,385 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। योजना के अनुसार हर साल पात्र किसानों को हर 4 माह के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। किसान भी इस योजना की सराहना करते नजर आ रहे हैं। सम्मान निधि योजना जैसा कि सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो इसके अंदर किसानों को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरा करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। लगभग 48,000 हमारे पलवल जिले के अंदर किसान ऐसे हैं जो इसमें इस वर्ष से मतलब अभी जो आने वाली आज की जो किश्त है उसमें वो बेनिफिशियरी हैं। इसके अलावा जो फार्मर हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, तो जैसे ही वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो शेष किसान हैं जो उनको भी उनकी लाभार्थी की लिस्ट में। किसान सम्मान निधि योजना हमारे पहले से भी खाते में आई और अब भी हमारे खाते में आ चुकी है। इसका प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है और 13वीं किस्त हमारे खाते में आ चुकी है जी। और मैं खाद बीज में इस्तेमाल करता हूँ और छोटा मोटा अपना घर का काम करता हूँ जी। बस बहुत अच्छी योजना है। पीएम सम्मान निधि जो है ये बहुत अच्छी योजना है और ये किस्त 13वीं किस्त हमारे खाते में आ चुकी है और इस पैसे का हम खाद बीज में उपयोग करते हैं। मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मेरे खाते में आ रही है और ये अच्छी स्कीम है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हाल में आए हरियाणा के बजट में दक्षिण हरियाणा में एम्स बनाने का भी जिक्र किया गया है, जिससे राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिलेगा। वहीं मनीषा सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जांच के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। भिवानी हत्याकांड पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, मामले में दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भैया वो तो अगर कोई घोटाला करेगा तो फिर कानून से तो ऊपर तो है नहीं ना, तो वो तो उन्होंने पहले इंक्वायरी करी होगी, बातचीत करी होगी, देखा पढ़ा होगा, उसके बाद कोई सबूत पाया होगा, जब भी तो उसको गिरफ्तार किया होगा। जो दोषी है उसके साथ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके साथ तो मेरा समर्थन हो नहीं सकता। और वाजिब इंक्वायरी हो, दोषी करार किया जाए कायदे के अनुसार और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये मेरा स्टैंड रहा है और ये आगे भी। सारे के सारे इलाज एम्स बनने के बाद यहाँ पर हमारे माजरा के अंदर हो जाएंगे, तो इसके अंदर बड़ी मशक्कत हुई है, गांव वालों ने बड़ा प्रयास किया है, जमीन भी अपनी इन लोगों ने दी है और कुल मिलाकर के अब 200 की 200 एकड़ जमीन भारत सरकार के नाम चढ़ गई है। कुछ 50 एकड़ थी ऐसी जो एक्सचेंज के तौर पे ऊपर थी, 150 एकड़ कुछ ऐसी थी जिन्होंने अपनी सरकार को बेच दी है। तो 200 एकड़ हमारे पास आ गई है और हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास हो जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के माध्यम से शिलान्यास हो जाता है तो मैं समझता हूँ काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की तारीफ की। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने कहा कि कितना भी पावरफुल आदमी गलत करे उसे भुगतना पड़ेगा। ये नियमित मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री से चलती रहती है। वो मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े भाई भी हैं, तो इनसे मुलाकात जब भी मौका मिलता है मुलाकात करते हैं। और फरीदाबाद लोकसभा के लिए आदरणीय मोदी जी ने, मनोहर जी ने इतना कुछ किया है, पूरे देश के लिए किया है, पूरे हरियाणा के। इतनी सौगातें फरीदाबाद को मिली हैं। आज जो फरीदाबाद 9 साल के बाद जा रहा है, उसके फरीदाबाद उसको बदला हुआ फरीदाबाद नजर आता है। कानून अपना काम करता है, और मोदी जी की सरकार हो या मनोहर जी की सरकार हो, कोई भी अगर अपराध करेगा, कानून से खिलवाड़ करेगा, कोई कितना बड़े से बड़ा आदमी हो वो उससे बच नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, यही तो पहचान है मोदी और मनोहर जी की सरकार की। और देखिए, अगर उनको लगता है कोई उनके साथ नाजायज हो रही है तो उसके लिए अदालतें हैं, जाए कोर्ट में न्याय मांगे, तो उसके लिए कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन धक्का करना, हर चीज को बदले की भावना से जोड़ देना, तुम कुछ भी अपराध करेंगे, कुछ भी घोटाले करेंगे, कुछ भी पाप करेंगे, लेकिन हर कोई ये कहेगा हमारे साथ धक्का हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर धक्का होता तो उसके लिए न्यायालय हैं, आप जाइए न्यायालयों में। गायक बी प्राक ने अपने नए गाने बढ़ते जाना है में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का वीडियो और फोटो शामिल किया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने गीतकार का धन्यवाद किया। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा, बी प्राक का 2023 के अपने नवीनतम हिंदी गीत बढ़ते जाना है में मेरी तस्वीर और वीडियो को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश को समर्पित इस नए गीत में गीतकार बी प्राक ने गृह मंत्री अनिल विज की वीडियो और फोटो को शामिल किया है। गीत में जो वीडियो शामिल किया गया है उसमें गृह मंत्री अनिल विज कोरोना काल के दौरान काम करने वाले पुलिस कर्मियों पर खुद अपने हाथों से फूलों की बारिश कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज तक प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं कर पाई। वहीं इनेलो और जेजेपी के साथ आने की अटकलों पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि ये फैसला बड़ों का है, अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करेंगे तो वो इस पर फैसला लेंगे। प्रदेश में जिला वाइज ये मीटिंगें बुलाई गई है, पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए, इसे बूथ स्तर तक लेकर के जाने के लिए, और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। थोड़े से समय में आपने 10 सीटें जहां जिता करके भेजी, उसके बाद निरंतर हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। चाहे वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, चाहे ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, उसमें सब जगह पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। गठबंधन में है, जब गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर नू के शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत की पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। बीजेपी सांसद ने मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन श्रीकांत की पत्नी को हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही कहा कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने जो किया है वो असहनीय है और उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपने गाय माता की रक्षा के लिए लगा रहता है, लेकिन राजस्थान की पुलिस किसी के ऊपर भी शक करके और किसी पर भी आक्रमण करती है, किसी के साथ भी अत्याचार करती है, और कोई भी अगर घटना हुई आप जांच करिए, उसमें जो भी पाया जाए दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए, लेकिन आप इस प्रकार से किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। सोनीपत में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें
राजीव सरोहा को सीनियर डिप्टी मेयर और मंजीत गहलावत डिप्टी मेयर चुना गया। विजेता रहे दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित हैं। इस दौरान विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान ने कहा कि ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है और बड़ा बदलाव चाहती है और ऐसे में आने वाला समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बीजेपी का बहुमत था, उसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतना, इससे ये सीधा सीधा ये संकेत जाता है कि आज बीजेपी के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है और यहाँ तक के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी मोह भंग हो चुका है और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है देख रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा के लोग चुनाव के इंतजार में है कि किस समय चुनाव हो और वो बीजेपी को चिंता करे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ले। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है, जो भी उसकी प्रक्रिया है उन तरीके से ध्यान में रखते हुए विद कैमरा रिकॉर्डिंग, कमरे रूम को सील करके हर चीज़ का पूरा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को लेके आरओ लगाकर सब कुछ करके आज ये चुनाव हुआ है। सबके सामने ओपन चुनाव हुआ और बड़ा क्लियर, और सबसे अच्छी बात यह है बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। चाहे बेशक बीजेपी के पार्षद हैं चाहे कांग्रेस के पार्षद हैं, बड़े आपसदारी में अच्छे से निभा कर बैठे हैं और चुनाव बड़े शांतिपूर्वक हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद करता हूं और साथ में आज हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोहा जी और डिप्टी मेयर भाई मंजीत गहलावत चुने गए हैं, तो मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, MP दीपेंद्र जी और हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, हमारे मेयर निखिल मदान जी और हमारे सभी पार्षदगण और आपका और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक काम की बात है, जो शहर के अंदर जो बेसिक चीज़ें हम पहले उन पर रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसे बिजली है, पानी है और जो लाइट की है हमारे सबसे है, जो बेसिक चीज़ों पे इन पर करेंगे फोकस। उसके बाद डेवलपमेंट में हम थोड़ा रूल पे भी ध्यान देंगे, जो कि थोड़ा कम होता था, तो हम सब इक्वल लेके चलेंगे और हमारे मेयर साहब से इसका हम जैसे सलाह देंगे उनके साथ में चलेंगे।